अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अनदर मैथ क्लास। तो इससे पहले लेक्चर के अंदर हम प्रॉपर्टी की थोड़ी बेसिक्स को डिस्कस कर चुके थे। तो आज हम कुछ इसके प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, कुछ हम रियल लाइफ से भी प्रॉब्लम्स को देखेंगे। इससे पहले हमने प्रॉपर्टी के बारे में देखा कि प्रॉपर्टी क्या थी। प्रॉपर्टी बेसिकली हमारे पास चांस ऑफ अकरेंस होता है कि किसी भी एक चीज़ के होने का कितना परसेंट चांस है। और एक बात यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ कि ये बात आप याद रख लें कि प्रॉपर्टी का जो सोल्यूशन है वो हमेशा 0 और 1 के दरमियान होता है। ठीक है, ये इंटरवल होता है मेरे साथ 0 और 1। यानी कि 0 का आने का मतलब ये है कि आपके पास उसकी प्रोबेबिलिटी जो है ना, किसी भी इवेंट की अगर प्रोबेबिलिटी 0 आ रही है तो इसका मतलब वो इम्पॉसिबल इवेंट है। और अगर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी मेरे पास 1 है तो वो हमारे पास एक सर्टेन इवेंट होता था जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 कहलाती थी। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी की जो रेंज है उसने यहाँ पर इस तरह से मेंशन की है, किसी भी इवेंट की। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एक इवेंट हो सकता है वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू 1 और लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती है। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला कैलकुलेशन का वो क्या था, कोई भी इवेंट है उसको कैलकुलेट करने का जो फार्मूला था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कार्डिनलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय कार्डिनलिटी ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या था, सैंपल स्पेस बेसिकली सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसकी एग्जांपल नंबर 1 से। तो देखें, एग्जांपल 1 की स्टेटमेंट यह है कि अब्दुल रहीम रोल्स अ फेयर डाइस। अब फेयर डाइस को उसने रोल किया, यानी कि एक डाइस को रोल किया। तो आपको ये पता है कि डाइस जो होता है उसमें जो पॉसिबिलिटीज होती हैं वो 6 होती हैं। या तो डाइस पे 1 आएगा, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या फिर 6 आ सकता है। यानी कि 6 केस बन सकते हैं हमारे पास एक डाइस को, फेयर डाइस को रोल करने के लिए। तो सबसे पहले इतनी स्टेटमेंट को माइंड में रखते हुए कि अब्दुल रहीम ने फेयर डाइस को रोल किया, यानी कि व्हेन डाइस इज रोल द सैंपल स्पेस, पर क्या बनेगा। सैंपल स्पेस ऑब्वियस ही बात है, उसके अंदर सारे एलिमेंट्स आते हैं। 1 आ सकता है, 2 3 4 5 6, यानी कि एक फेयर डाइस को रोल करने से जो ऑल पॉसिबल आउटकम्स हो सकती थी वो ये है हमारे पास। और इसकी कार्डिनलिटी की बात करें, यानी कि इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें, तो वो मेरे पास 6 है। आपसे क्या पूछा गया है, उसने कहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर डिविजिबल बाय 3, यानी कि कितने परसेंट चांस है, कितना चांस है कि जो आपने फेयर डाइस को रोल किया है कि वो नंबर जो है लैंड कर जाए वो डाइस के ऊपर, वाई जो नंबर हो 3 पर डिविजिबल हो नंबर। ठीक है, कितना चांस है। तो देखते हैं कि लेट कर लेते हैं कि एक इवेंट को नाम देते हैं ए, एक इवेंट है गेटिंग द नंबर डिविजिबल बाय 3, यानी कि हमने वो नंबर देखना है जो डिविजिबल बाय 3 हो रहा हो। तो डिविजिबल बाय 3 में देखूँ तो ये सैंपल स्पेस के अंदर कौन से ऐसे नंबर हैं जो 3 पर डिविजिबल होते हैं। एक तो पहला इटसेल्फ नंबर 3 जो है वो 3 पर डिविजिबल है, और दूसरा सिर्फ 6 ही है। ये दो ही केस ऐसे हो सकते थे, या तो 3 आए या 6 आए, वही आपके पास पॉसिबिलिटी है 3 या 6 की जो 3 पर डिविजिबल होगा। इसका मतलब ए वाला जो इवेंट है उसके जो केस बनेंगे, जिसको फेवरेबल केसेस भी हम कहते होते हैं, वो 3 और 6, यानी कि नाम कार्डिनलिटी ऑफ ए जो है ना वो 2 आ जाएगी। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला आपने मैंने अभी बताया, वो हमेशा कार्डिनलिटी ऑफ इवेंट की डिवाइड की जाती है कार्डिनलिटी ऑफ सैंपल स्पेस से। तो यहाँ पर जो कि 2 है और डिवाइडेड बाय 6 करना है जो कि 1/3 आ जाता है। तो यानी कि लास्ट में अगर हम एक स्टेटमेंट भी मेंशन कर दें तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर डिविजिबल बाय 3 इज 1/3। तो 1/3 जो है इसकी प्रोबेबिलिटी होगी हमारे पास। ठीक है, तो ठीक है, ये हमारे पास बात होगी। अच्छा, एक और एग्जांपल को नेक्स्ट हम लेके चलते हैं, जो कि एग्जांपल नंबर 2 है, बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ठीक है, और इसके कुछ 4 पार्ट्स गिवन है। अच्छा, ज़ीशान ने रोल किया 2 फेयर डाइस को, 2 डाइस को इकट्ठे फेंका है। अब यहाँ पर देखना है कि उसके टोटल केस कितने बन सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, एक बात याद रख लो, अगर आपको ये पता है ना कि जो एक ऑब्जेक्ट है, जैसे कॉइन है, आपने उसको एक दफ़ा टॉस किया, ठीक है, उसके 2 केस हो सकते हैं। अगर उन्हीं कॉइन्स को 2 दफ़ा टॉस किया है तो उसके टोटल केस कितने बन सकते हैं। जो एक ऑब्जेक्ट होता है ना, उसके जो केस होंगे, जितनी दफ़ा आपने उसको टॉस किया या जितनी दफ़ा उसको रोल किया, उतनी ही पावर ले ली जाती है। जो कॉइन की बात करूँ, 2 कॉइन्स को अगर आपने टॉस किया तो इसका मतलब उसके केस कितने बनेंगे, 2 की पावर 2 व्हिच इज़ इक्वल टू 4। इसी तरह से 3 कॉइन्स को अगर आपने टॉस किया तो 2 रेज़ टू पावर 3, क्योंकि एक कॉइन की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो 2 ही हैं, तो जो कि 8 केस बनेंगे। सेम इसी तरह से जब एक डाइस को रोल किया था तो टोटल केस 6 बन रहे थे, 2 डाइस को रोल किया तो इसका मतलब 6 की पावर 2 केस बनेंगे, विच इज इक्वल टू 36। ठीक है, तो 36 केस होंगे अगर आपने 2 फेयर डाइस को रोल किया है। तो सबसे पहले तो हम उसका सैंपल स्पेस बना लेते हैं ना, कि वो जो फेयर आपके पास केस बनने हैं, यानी कि 36, वो कौन कौन से हो सकते हैं। यहाँ पर देखो सोल्यूशन के अंदर मैंने मेंशन किया। ठीक है, पहले तो पहले मेंशन किया हुआ है कि यहाँ पर ये जो पहला है ये फर्स्ट डाइस की बात हो रही है, इस पे मेरे पास फर्स्ट डाइस है, यानी कि फर्स्ट डाइस के ऊपर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है। और यहाँ पर दूसरे डाइस की बात कर ली मैंने। तो यहाँ पर पहला केस जो बनाया है उसमें क्या है, जो पहले डाइस के ऊपर भी 1 है और दूसरे वाले डाइस के ऊपर भी 1 आ रहा है। सेम इसी तरह से नेक्स्ट केस जो बन रहा है उसमें क्या है कि पहले डाइस के ऊपर जो है ना वो 2, यानी कि सेकंड वाले डाइस को, चलो मैंने लिहाज सेकंड डाइस के ऊपर हमेशा यहाँ पर पहले हर केस में 1 आ रहा है। फर्स्ट वाले डाइस पे पहले 1 था, फर्स्ट वाले डाइस पे 2 आ गया, फिर 1 3 आ गया, 1 4 आ गया, 1 5 1 6, यानी कि 6 केस तो ये बन गए जब हमने सेकंड वाले डाइस को फिक्स किया और फर्स्ट डाइस के नंबर्स को चेंज करता रहा। अब मैं फिक्स कर देता हूँ सेकंड डाइस के ऊपर 2 को, यानी कि सेकंड डाइस के ऊपर हमेशा 2 ही आता जा रहा है। फर्स्ट पे पहले 1 आया, 2 और 1 का केस बन गया। फिर सेकंड डाइस पे 2 ही है, फिर 2 का केस, यानी कि सेकंड पे भी 2, फर्स्ट पे भी 2 आ गया, फिर 2 3 2 4 2 5 2 6। इसी तरह से चलते गए तो मेरे पास ये टोटल 36 केस बने, 6 1 6 2 6 3 6 4। ठीक है, अब उसके 4 पार्ट आपसे पूछे। पहले पार्ट में से क्या कहा, इवन नंबर ऑन द बोथ डाइस के ऊपर इवन नंबर आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है। अब इवन कौन से नंबर होते हैं, जो 2 पर डिविजिबल हो, यानी कि दोनों नंबर्स के ऊपर इवन आने का मतलब है कि दोनों के ऊपर 2 आए या 4 आए या फिर 6 आए। यही आपके पास पॉसिबिलिटीज है ना, कि इवन नंबर्स की, जिन दोनों डाइस के ऊपर 2 4 या फिर 6 है, दोनों डाइस के ऊपर हमने देखना है कि इवन नंबर आ जाए। तो चेक करते हैं इन 36 के अंदर कितने केस ऐसे हैं जिनके ऊपर दोनों डाइस के ऊपर जो है ना वो मेरे पास इवन नंबर ही शो हो रहा है। तो देखते हैं पहला केस, इसमें अभी तक तो मुझे कोई नहीं नजर आ रहा।
पहले वाले कॉलम के अंदर कोई ऐसा केस नहीं है जिन पे दोनों पर ही वन आ रहा हो, है इवन वाले 6 इवन है 4 है, लेकिन दोनों पर इवन कोई केस ऐसा नहीं है। दूसरे वाले कॉलम में दूसरे वाली रो में चले जाऊँ तो पहला केस तो ये बनता है जो कि 2 और 2 का है, दोनों इवन है। दूसरा केस ये है 2 और 4 का, दोनों इवन है। तीसरा केस ये है जो कि 2 और 6 का है, दोनों इवन है। 3 वाले केस में तो बन ही नहीं ना सकता क्योंकि 3 तो आपके पास है ही नहीं, इवन ऑड है। या तो 2 के साथ बनेगा या 4 के साथ या 6 के साथ बनेगा, क्योंकि 2 4 6 यही 3 नंबर इवन है। तो इनके लिहाज से हम चेक करेंगे। फिर 4 वाले कॉलम में देखें तो ये 4 और 2 का है, एक केस ये बनेगा, दोनों डाइस पे इवन। 4 और 4 का है और 4 और 6 का है, 3 केस ये बन गए। इसी तरह से 6 में देखूँ तो 6 के भी 2 3 3 केस इसके भी बनेंगे। टोटल जो केस बन रहे हैं दोनों डाइस के ऊपर इवन आ रहे हो कितने, वो 9 है। तो सबसे पहले देखो फर्स्ट पार्ट में से कहा लेट ए एक इवेंट है गेटिंग द इवन नंबर्स ऑन द बोथ डाइस के ऊपर, जो है वो इवन नंबर आ जाए, उसकी बात हम कर रहे हैं। तो ए वाले सेट के अंदर कितने केस बनेंगे, यानी कि पहला 2 2 का, फिर 2 4 का, 2 6 का, 4 2 4 4 4 6 6 2, यानी कि टोटल जो कार्डिनलिटी है मेरे पास वो कितनी आएगी, एक इवेंट की 9। ये पता है हमें कि सैंपल स्पेस की कार्डिनलिटी यानी कि टोटल कितनी है वो 36 है। तो प्रोबेबिलिटी अगर हम निकाली तो 9/36 विच इज इक्वल टू 1/4। यहाँ से कहा जा सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर ऑन बोथ डाइस के ऊपर वो कितनी है, 1/4 है। ठीक है, तो क्लियर होगी बात। इसी तरह से उसने कहा कि ट्राई योरसेल्फ, कैन यू फाइंड आउट द सैंपल स्पेस व्हेन 3 डाइस आर रोल्ड। फाइंड किया जा सकता है, इशू कोई नहीं है, लेकिन उसके जो टोटल केस बनने हैं ना वो याद रखें कि 216 बनते हैं। मैंने फार्मूला बताया ना आपको, 6 की पावर जितनी नंबर ऑफ डाइस को रोल किया तो 6 की पावर 3, अगर 3 डाइस को रोल किया तो 2 विच इज इक्वल टू 216। तो बनाए जा सकते हैं लेकिन थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। ठीक है, अगर आप उसको खुद बनाना चाहें तो बना सकते हैं आप। तो अभी हम इसको लेकर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसी का सेकंड पार्ट देखें तो सेकंड पार्ट में उसने ये कहा आपसे, देखो सवाल में मल्टीपल्स ऑफ 3 ऑन बोथ डाइस, दोनों डाइस के ऊपर मल्टीपल ऑफ 3 आ जाए। अब मल्टीपल ऑफ 3 के अंदर क्या है, या तो 3 है या फिर 6 है, यानी कि दोनों डाइस के ऊपर या 3 है या 6 है। ठीक है, उसके केस कितने हो सकते हैं देख लेते हैं। यानी कि 3 और 6 से ही नंबर निकलेंगे ना यहाँ से। तो पहला तो ये है केस, दोनों पर 3 आ रहा है, ये 3 के मल्टीपल्स हैं। दूसरा केस ये हो सकता है 3 और 6 ये भी दोनों 3 के मल्टीपल्स हैं। और कोई यहाँ से देख लें तो 6 और 3 ये भी दोनों 3 के मल्टीपल्स हैं, और 6 और 6 ये भी दोनों 3 के मल्टीपल्स हैं। यानी कि टोटल केस 4 बनते हैं। तो सबसे पहले नाम दिया, क्योंकि अब शुरू में वाले पार्ट के अंदर हम ए को नाम दे चुके हैं एक इवेंट को, इसमें बी इवेंट कह दिया, लेट बी एक इवेंट है गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3 ऑन बोथ डाइस। तो 4 केस बने, 3 3 का, 3 6 का, 6 3 का और 6 6 का। कार्डिनलिटी जो बी की है वो 4 है, सैंपल स्पेस का हमें पता है कि वो 36 है। जब हमने कार्डिनलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी निकाली बी की तो 4/36 विच इज इक्वल टू 1/9। तो यहाँ से कहा जा सकता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3 ऑन बोथ डाइस इज 1/9। तो ये इसका सवाल हो गया। इसी के थर्ड पार्ट की तरफ चलें तो थर्ड पार्ट में से क्या कहा है, इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाइस के ऊपर इवन आ जाए, यानी फर्स्ट पे हमेशा 2 4 6 आए, एंड नंबर 3 ऑन द सेकंड डाइस के ऊपर जो है ना वो क्या आ जाए, वो 3 आ जाए। फर्स्ट पर क्या है इवन, यानी कि 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, लेकिन सेकंड पर 3 ही आना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है सेकंड के ऊपर यानी कि 2, सेकंड वाले पे हमेशा क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो फर्स्ट डाइस के ऊपर जो 2 आ रहा है यहाँ पर, ये देखें पहला केस तो ये बन सकता है, फर्स्ट डाइस के ऊपर 2 है, सेकंड वाले पे 3 ही है, यानी कि इवन नंबर आना चाहिए था। तो ये केस बन सकता है। इसी तरह से मेरे पास इवन आ जाए और फर्स्ट पे हमेशा फर्स्ट पे इवन और सेकंड पे 3 ही रहे। तो दूसरा केस ये हो सकता है, फर्स्ट पे देखो इवन या 4 इवन है। तीसरा केस ये हो सकता है और फर्स्ट पे जो है वो 3 ही आ रहा है। 3 ही केस ऐसे हैं जिन पे फर्स्ट डाइस पे 3 इवन आ रहा है और सेकंड डाइस के ऊपर 3 आ रहा है। तो देखो उसने यहाँ पर 3 केस उसके बनाए भी हुए हैं, यानी कि सी एक इवेंट का नाम दे दिया, सी एक इवेंट है गेटिंग इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाइस एंड द सेकंड नंबर के ऊपर सेकंड डाइस के ऊपर 3 आ जाए। तो 3 है तो कार्डिनलिटी ऑफ सी 3 आ जाएगी, 3/36 विच इज इक्वल टू 1/12। तो यहाँ से लास्ट पे क्या दीजिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाइस एंड द नंबर 3 ऑन द सेकंड डाइस इज 1/12। लास्ट वाला पार्ट भी देख लें इसका। तो लास्ट पार्ट में उसने मेंशन किया कि एट लीस्ट नंबर 3 ऑन द फर्स्ट डाइस एंड नंबर 4 ऑन द सेकंड डाइस, यानी कि सेकंड डाइस पे तो 4 आए लेकिन फर्स्ट डाइस के ऊपर एटलीस्ट 3 आए। एटलीस्ट 3 का मतलब होता है कि 3 भी आ सकता है, 3 से अबव भी हो सकते हैं, लेकिन सेकंड डाइस के ऊपर से ये कहा है वो हमेशा 4 होना चाहिए। तो फर्स्ट डाइस के ऊपर 3 से और या 3 से अबव आ जाए, लेकिन फर्स्ट सेकंड के ऊपर 4 आए, यानी कि 3 और 4 वाला बनेगा केस। ठीक है, सेकंड डाइस पे हमेशा 4 आना चाहिए, लेकिन फर्स्ट डाइस के ऊपर एटलीस्ट 3। तो यहाँ पर फर्स्ट डाइस के ऊपर एटलीस्ट 3, फर्स्ट डाइस के ऊपर यहाँ पर 3 है। ठीक है, और सेकंड पे जो मर्जी आ जाए। इसी तरह से फर्स्ट डाइस के ऊपर जो है ना वो एटलीस्ट 3 यानी कि 3 आ गया, लेकिन सेकंड के ऊपर 4, सेकंड के ऊपर 4 इसी केस में आ रहा है। तो दूसरा केस ये भी तो हो सकता है, फर्स्ट डाइस के ऊपर एटलीस्ट 3 का मतलब 4 से अबव भी हो सकता है, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। फर्स्ट डाइस के ऊपर 5 भी आ सकता था, 4 3 4 5 6 दोनों आ सकते हैं, लेकिन सेकंड डाइस के ऊपर हमेशा 4। तो 4 ही केस ऐसे हैं जिनके ऊपर फर्स्ट डाइस के ऊपर तो हमेशा 3 4 यानी कि एटलीस्ट 3 की बात हो रही है, लेकिन सेकंड डाइस पे 4 ही आ रहा है इन चारों केस में। और कोई ऐसा केस नहीं है जो सेकंड डाइस के ऊपर 4 आ रहा हो तो फर्स्ट पे 3 या 3 से अबव आ रहा हो। तो यहाँ पर देखिए उसने 4 केस बनाए यहाँ पर लास्ट पार्ट में। ठीक है, लेट कर लिया कि डी एक इवेंट है गेटिंग द एटलीस्ट 3 ऑन द फर्स्ट डाइस एंड द सेकंड ऑन द फर्स्ट, ये 4 केस है। 4/36 विच इज इक्वल टू 1/9। तो ये हमारे पास इसका केस जो है वो बन गया। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का। तो अगला टॉपिक देखें, ये है कि अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ना हो रही हो तो इसको कैसे निकालते हैं। अगर मुझे किसी भी प्रोबेबिलिटी का पता है, यानी कि एक इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको नॉन है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मुझे लेट्स सपोज पता है कि 0.5 है, यानी कि एक इवेंट ए है जिसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 आ रही है। अगर मुझे उसी की नेगेशन निकालनी हो, यानी कि वो इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो उसको यूजुअली हम शो यूँ करते होते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राइम के साथ उसका फार्मूला याद रख लें, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जिसकी नेगेशन निकाल रहे हैं। तो 1 में से 0.5 को माइनस करेंगे तो 0.7 0.5 भी आ जाएगा, यानी कि नेगेशन यानी कि उसके ना होने के चांस भी 0.5 है। तो
तो यहाँ पर उसने एक डेफिनेशन लिखी हुई है, द लेट ए बी ऑफ गेटिंग हेड वाइल टॉसिंग अ कॉइन, उसकी इवेंट ये है तो उसकी नेगेशन ये है। तो बहरहाल ये फार्मूला आपने याद रख लेना है, नेगेशन ये होती है। एग्जांपल्स के अंदर उसने डिस्कस किया कि अगर हम कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड की प्रोबेबिलिटी ऑब्वियस सी बात है 1/2 होगी, जो टोटल केस 2 है, और ए केस होता था फेवरेबल जो कि 1/2। अगर नॉट हेड की बात करेंगे तो वो कैसे निकलेगा, 1 माइनस 1/2 विच इज इक्वल टू 2 1/2 और 1 माइनस 1/2, उसकी भी 1/2 होगी नॉट हेड की भी। ठीक है, तो ये इस तरह से उसने कैलकुलेट कर लिया हुआ है। तो ये देखें, अब हम इसकी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो एग्जाम्पल में देखें तो जुबैर रोल्स अ डाइस, उसने कहा जुबैर ने रोल किया डाइस को, तो 6 केस तो यहाँ से सैम्पल स्पेस में सीधे सीधे बन गए। ठीक है, डाइस को रोल किया तो सैम्पल स्पेस के अंदर देखो ये 6 केस बन गए, 1 2 4 5 6। उसने कहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द नंबर 6, 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। पहले हम देखते हैं कि एक इवेंट ए है, भाई उसको 6 आने की पहले प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं। जब नेगेशन निकालेंगे ना आने की, नॉट अकरिंग इवेंट की, तो उसकी नेगेशन निकालेंगे। तो पहले मैंने कहा कि लेट ए एक इवेंट है गेटिंग द नंबर 6, तो 6 आने का एक ही केस है। ठीक है, जो कि 1 टाइम 6 आ सकता है, तो 1/6 आ गई गेटिंग अ 6। अगर हमने फाइंड आउट करना है नॉट गेटिंग द नंबर 6, वो हमारे पास फार्मूला क्या था, पी ए ऑफ प्राइम जो कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगी, तो 1 माइनस पी ऑफ ए जो कि 1/6 है, जिसको कैलकुलेट किया जो कि 5/6 है। तो 5/6 हमारे पास प्रोबेबिलिटी है नॉट गेटिंग द 6। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। इसके बाद एग्जाम्पल 4 को देखें। तो एग्जाम्पल 4 में से कहा 2 फेयर डाइस को हमने रोल किया है। तो इसको पहले भी एग्जाम्पल्स में मैं बना चुका कि 36 केस बनते हैं, तो यहाँ पर उसने दोबारा से बनाए हुए हैं, तो ओके ये हमने देख लिया। तो उसने कहा कि आपने पहले तो ये बताना है कि नॉट गेट डबल सिक्स, डबल सिक्स ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो डबल सिक्स के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो एक ही केस है जो दोनों पे 6 आ जाए। तो नॉट डबल सिक्स के लिए पहले हम एक बात करते हैं कि लेट ए एक इवेंट है डबल सिक्स अकर्स हो जाए, जो कि 1/36 बनेगी। नॉट डबल सिक्स के लिए इसकी नेगेशन निकालेंगे, 1 माइनस पी ऑफ ए आ जाएगा, तो 1 माइनस पी ऑफ ए से जना हमने निकाल लिया, तो जो कि 35/36 बनी है। यानी कि 10 प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द डबल सिक्स 35/36 है। इसी तरह से सेकंड पार्ट में उसने कहा कि नॉट सम ऑफ बोथ डाइस इज 8, दोनों डाइस के ऊपर सम जब वो 8 ना आए, तो पहले हम देख लेते हैं कि दोनों डाइस के ऊपर सम 8 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, उसके बाद फिर हम इसकी नेगेशन की तरफ आ जाएंगे। दोनों डाइस के ऊपर सम जो है वो 8 आ जाए, यानी कि पहला केस तो ये हो सकता था 6 और 2 का। ठीक है, पहला केस ये हो सकता था इन पे सम जो है वो 8 आ रहा था। ठीक है, इसी तरह से और कोई केस यानी कि जिन पे सम जो है वो 8 आ जाए, 5 और 3 का केस भी 8 है। इसी तरह से 4 और 4 भी 8 बनाता है, 5 और 3 दोबारा से 8 बनाता है, और 6 और 2 भी 8 बनाता है। तो ये कितने केस हैं, कुछ 5 केस मुझे मिले जिसमें ये जो है मेरे पास 8 बना रहे हैं। तो ये पाँचों केस लिखे, यानी कि गेटिंग द सम ऑफ 8। जब ये पता चल गया 5/36 है, जब इसकी नेगेशन निकाली है तो 1 माइनस 5/36 होगा, विच इज इक्वल टू 31/36। तो इस तरह से नॉट अकरिंग द इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो कैलकुलेट की जाती है। कुछ रियल लाइफ से एग्जांपल्स हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उसने कहा कि लेट ए बी सी 3 मिसाइल्स हैं, ये भी एग्जाम्पल नंबर 5 है। रियल लाइफ प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग प्रोबेबिलिटी, यानी कि हम डेली लाइफ के अंदर प्रोबेबिलिटी के अंदर किस तरह से इन्वॉल्वमेंट करते हैं, तो उसको हम डिस्कस करें। Let A be three missiles and they are fired at a target. Target के ऊपर हमने इसको फायर किया। If the probability of hitting the target A वाले मिसाइल की प्रोबेबिलिटी 1/4 हो, B वाले की 3/7 हो और C वाले की 5/9 हो रिस्पेक्टिवली, आपसे कहा गया कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी मिसाइल ए डज नॉट हिट द टारगेट, वो ए पे टारगेट हिट ना करे, तो इसका मतलब इसकी नेगेशन निकालेंगे। मिसाइल हिट करने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, तो नॉट हिट करने की क्या होगी, 1 माइनस पी ऑफ ए, 1 माइनस 1/4 विच इज इक्वल टू 3/4 हो जाएगी। तो ठीक है, बी वाले में क्या कहा सेकंड पार्ट में, बी मिसाइल बी डज नॉट हिट द टारगेट, ऑब्वियसली बात है बी वाले को 1 माइनस 3/7 हो जाएगा। सी में डज नॉट हिट द टारगेट 1 माइनस 5/9 होगा। ये बड़ा आसान सी एग्जांपल्स हैं, उसने इस तरह से कैलकुलेशन की है, तो इसको देख लें आप। ठीक है, तो ये जो है ना वो प्रोबेबिलिटीज आ जाती हैं। चलिए एग्जांपल 6 पे आते हैं। उसने कहा बैग कंटेन 5 ब्लू बॉल्स एंड 9 ग्रीन बॉल्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग द रैंडम। अब 5 ब्लू बॉल्स हैं और 8 ग्रीन बॉल्स हैं, इसका मतलब टोटल जो कार्डिनलिटी होगी सैम्पल स्पेस की 5 + 8 जो कि 13 बनेगी। तो यहाँ पर देखो टोटल बॉल्स मेरे पास 13 आ गई, जिसमें से 5 ब्लू हैं। ठीक है, उसने कहा कि पहली तो उसने कहा कि ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दूसरे में कहा ग्रीन बॉल की, फिर नॉट अ ग्रीन बॉल की। तो पहले ब्लू बॉल की देखें तो वो मेरे पास एक इवेंट मैंने क्या दिया, एक इवेंट है दैट बॉल इज ब्लू, तो उसके टोटल केस 5 है, कार्डिनलिटी ऑफ ए 5, 5/13 जो कि टोटल केस थे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ ब्लू बॉल इज 5/13। ग्रीन बॉल की बात करेंगे तो ऑब्वियसली बात है उसकी में एक इवेंट का नाम दे देंगे, उसमें हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आएगी 8 है, ग्रीन बॉल्स 8/13 बनेगी। अब उसने कहा नॉट ग्रीन बॉल, तो ऑब्वियसली बात है उसकी नेगेशन को निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्राइम, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्राइम जो कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा, 1 माइनस 1/3 जो 5/13 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका एग्जाम्पल होगी। तो नेक्स्ट यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 7, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अच्छा, इसके लिए ना आपको कार्ड्स के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, कार्ड्स के बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपको। अच्छा, कार्ड्स होते हैं ना आपके पास, ये मैं आपको बता दूं टोटल कार्ड्स है ना 52 होते हैं। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। 52 कार्ड्स को हमने 3-4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया। और उसके पहले 13 कार्ड स्पैड के अंदर, क्लब्स के अंदर, हर्ड के अंदर और डायमंड के अंदर। ठीक है, यानी कि स्पैड यानी कि ब्लैक कार्ड होते हैं वो, ठीक है, वो उसके 13 होते हैं। इसी तरह से क्लब के 13 होते हैं, और 13 हर्ड होते हैं जो कि रेड कार्ड होते हैं, और 13 ही डायमंड होते हैं वो भी रेड कार्ड होते हैं। यानी कि रेड कार्ड भी टोटल 26 होते हैं और ब्लैक कार्ड भी 26 होते हैं। ठीक है, इसी तरह से इनके हर कैटेगरी के अंदर, यानी कि हर जो ये जो 4 बेसिक कैटेगरीज बनाई गई हैं, उन हर एक में एक एक तो किंग होता है, किंग होता है। यानी कि किंग के जो टोटल कार्ड है वो कितने बने, वो भी 4 बने, हर एक का, हर्ड का भी, क्लब का भी, डायमंड का भी और स्पैड का भी। एक एक क्वीन का कार्ड होता है, यानी कि उसके ऊपर क्यू लिखा होता है। एक एक जैक का कार्ड होता है, इसके ऊपर जे लिखा होता है। एक एक एस का कार्ड होता है, इसके ऊपर ए लिखा होता है। ठीक है,
इसी तरह से जो है वो सारों के जो 2 से लेकर 10 तक, यानी कि एक स्पैड का 2 होता है, एक क्लब का 2, एक हार्ट का 2 और एक डायमंड का 2, 3 का भी इसी तरह से सारे कार्ड्स होते हैं, ठीक है। इस तरह से जो है टोटल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो इसको माइंड में रखते हुए हम यहाँ से क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ कार्ड इज ड्रॉन एट द रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 56 कार्ड, पैक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 कार्ड्स के पैक में से हमने एक रैंडमली कार्ड को सिलेक्ट किया। उसने कहा कि प्रोबेबिलिटी बताओ भाई, प्रोबेबिलिटी बताओ गेटिंग अ कार्ड ऑफ हार्ट, हार्ट का कार्ड अगर वो आ जाए तो कितनी होगी। अब हार्ट के कार्ड कितने हैं, 13 है। तो एक इवेंट जो है हम कह देते हैं कि भाई सेलेक्टिंग अ कार्ड आउट हार्ट, वो जो कि 13 है, तो कार्डिनलिटी ऑफ ए 13, 13 बाई 52 विच इज इक्वल टू 1 बाई 4, कटिंग होती है 3 पर, ठीक है। 13 वन जा 13 और 13 फोर जा 52 होता है, तो ये आ जाएगा। उसने कहा नेदर स्पैड और नॉर हर्ट दूसरे कार्ड में, ठीक है, ना तो मेरे पास स्पैड हो और ना ही हर्ट आ जाए। अब मुझे ये पता है कि गेट इवेंट सेलेक्टिंग अ कार्ड ऑफ स्पैड, पहले तो हम यहाँ पर ये कह देते हैं कि बी इवेंट है सेलेक्टिंग अ कार्ड और स्पैड और हार्ट, या तो हार्ट का आ जाएगा या फिर स्पैड का। ऑब्वियस बात है 13 स्पैड के होते हैं, 13 ही हार्ट के होते हैं। तो टोटल कार्ड जो इनको सेलेक्ट करने के कितने वो 26 है। 26 बाई 52 विच इज इक्वल टू 1 बाई 2, 1 बाई 2 तो है ना कि स्पैड और हार्ट को जो है वो सेलेक्ट करेंगे। अगर नॉर की बात उसकी नेगेशन निकालनी है तो ऑब्वियस बात है पी बी क्या प्राइम 1 माइनस पी बी हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई 2 विच इज इक्वल टू 1 बाई 2, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 बाई 2 ही होगी। तो ये एक्सरसाइज 13.1 से जितनी भी एग्जाम्पल्स रिलेटेड थी उसको हमने सारी एग्जाम्पल्स को जो है वो डिस्कस कर लिया। तो होपफुली आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए हैं। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को जो है वो डिस्कस करेंगे। होपफुली आपको ये सारी चीज़ें समझ आएंगी। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।